हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का मराठी लेसन नंबर 7 नातवंडांस पत्र और इनके लेखक है नंदू नाटेकर। हे भारताचे माजी बॅडमिंटन राष्ट्रीय विजेते आहेत, मीन्स बॅडमिंटन खेळणे वाले प्लेयर है। नाटेकर यांनी भारतासाठी 15 वर्षाच्या कारकिर्दीत 100पेक्षा अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवलेले आहेत। मीन्स क्या कि जो ये बैडमिंटन खेलते थे उनमें उन्होंने हमारी इंडिया के लिए 15 साल में 100 से भी ज़्यादा उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो प्राइजेस होते हैं, जो पुरस्कार होते हैं, वो जीते हैं। त्यांनी एकूण 6 वेळा मॅन्स सिंगल नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये, मॅन्स डबल नॅशनल चॅम्पियनशिप मिळवून एकूण 6 वेळा आणि मिश्र दुहेरी राष्ट्रीय स्पर्धेत 5 वेळा विजेतेपद मिळवलेले आहे। 1961 मध्ये त्यांना अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे, क्योंकि आपको पता ही होगा जो स्पोर्ट्स में जिनका रिकॉर्ड अच्छा होता है उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। प्रस्तुत पाठातून लेखकाने निसर्ग सानिध्यात गेलेले समृद्ध बालपण, बॅडमिंटनची आवड, सातत्यपूर्ण परिश्रम आणि यातून संपादित केलेले उज्ज्वल यश या गोष्टींविषयीचा संवाद पत्ररूपाने आपल्या नातवंडांशी साधला आहे। मीन्स जो ये लेखक है ये कौन थे? बैडमिंटन खेलने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया है, अपने जो नातवंड मीन्स क्या पोते पोतियाँ होती है उनके लिए एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनका समृद्ध बालपन मीन्स उनका बचपन जब थे वो, तो उनका बचपन किस तरीके से अच्छे से गया था, या फिर बैडमिंटन खेलने की उन्हें आदत कैसे लगी, वो उन्हें किस तरीके से पसंद आने लगा, या फिर उन्होंने किस तरीके से मेहनत की और उसके बाद उन्हें ये सक्सेस मिला। ये सब उन्होंने लेटर के द्वारा अपने जो पोते पोतियाँ थी उनको बताया है। प्रस्तुत पाठ आजी आजोबांची पत्रे या पुस्तकातून घेतलेला आहे। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया है, जैसे कि बच्चों के पास क्या है, लेटर है और फिर आपको लेटर दिया है। प्रिय उद्धव, मेघा, मिहिका व जानवी, अनेक आशीर्वाद, क्योंकि वो बड़े हैं, लेखक जो थे उनसे बड़े हैं, उनके दादाजी हैं, इसके लिए उन्होंने प्रिय लिखा है और अनेक आशीर्वाद लिखा है। आपको पता ही होगा लेटर लिखने के जो भी रूल्स होते हैं, या फिर जो भी हम लोग क्या करते हैं कि बड़े होते वो आशीर्वाद लिखते हैं या फिर प्रिय लिख सकते हैं, अगर छोटे हैं तो वो नहीं लिखते इसे। कितीदा तरी मनात येते की तुम्हा चौघांबरोबर बसून तुमच्याशी मनसोक्त गप्पा माराव्यात। मी माझे बालपण कसे घालवले ते तुम्हाला सांगावे, माझे शाळा कॉलेजातले दिवस कसे होते ते सांगावे, आणि पुस्तकातून, मित्रांकडून व शिक्षकांकडून मी काय काय आणि कसे कसे शिकलो ते सांगावे, आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे माझ्या आईवडिलांकडून, तुमच्या पणजी पंजोबांकडून, त्यांच्या मायेतून मी काय शिकलो हेही तुमच्याशी बोलावे। तो देखिए हमारे घर में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी जो होते हैं, वो हमेशा अक्सर हमें ये बताया करते हैं कि किस तरीके से उनका बचपन गया है, या फिर बचपन में उन्होंने स्कूल का जो भी उनका अनुभव होता है, या फिर जो भी चीज़ें वो सीखते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, या फिर उनके घर वाले सिखाते हैं या उनके दोस्त सिखाते हैं, या फिर उनके बचपन के कई सारे किस्से वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने भी उनके पोते पोतियाँ जो थी उनसे कहा है कि मुझे हमेशा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ बैठ के ये सारी बातें आपसे करूं, पण प्रत्यक्षात तुमच्याशी बोलताना मोकळेपणाने मनासारखे बोलता येतेच असे नाही, म्हणून वाटले की तुम्हाला हे पत्र लिहावे। तो कई बार ऐसे होता है कि डायरेक्टली हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो ये एक अच्छा ज़रिया होता है कि हम लेटर के थ्रू या फिर लिख के अगर बताते हैं तो वो अच्छे से समझ में आ जाता है। मी शिकायला सांगलीला होतो। सांगली हे महाराष्ट्रातील एक गाव आहे। आमच्या शाळेला खूप मोठे मैदान होते आणि त्याजवळच एक बाग होती। अभी उन्होंने बताने की शुरुआत की है कि किस तरीके से उनका बचपन गया था। तो वो कहाँ के रहने वाले थे? सांगली के रहने वाले थे। आम्ही तिथे मनसोक्त खेळायचो, हुंदडायचो, झाडांवर चढायचो, पाऊस आला की त्यात चिंब भिजायचो। मोस्टली गांव में रहने वाले जो मतलब कई साल पहले अगर हम देखेंगे ना, तो काफ़ी अच्छा बचपन होता था लोगों का, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के लिए मिलती थी। पेड़ों पे चढ़ना हो, जो ग्राउंड होते हैं उनमें खेलना हो, कीचड़ में खेलना हो, मिट्टी में हाथ डालना हो, ये सब आसानी से कर पाते थे। लेकिन आज लोगों का अगर बचपन हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। इवन गाँव में भी ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। निदान सुट्टीमध्ये तरी तुम्ही तुमच्या मोठ्या शहरांमधून बाहेर पडून थंड हवेच्या गिरिस्थानांवर किंवा छोट्या गावी गेले पाहिजे, क्योंकि शहर में और गांव को अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें दिखाई देता है कि एटलीस्ट गांव में आपको एक जगह होती है वहाँ पे खेलने के लिए, या फिर जो भी हम चाहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे जो प्राणी होते हैं उनके साथ हम खेल सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। लेकिन सिटी में ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है, जगह भी नहीं होती है बच्चों को खेलने के लिए। तो वही उन्होंने ये बताया है कि तुम लोगों को तो क्या करना चाहिए, जब भी
ठंडी के दिन होते हैं तो गिरिस्तान मीन्स क्या, जो ऊंचाई पे जगह होते हैं, या फिर ऐसी जगह की जहाँ पे नेचर हो, ऐसी जगह पे जाना चाहिए, या फिर गांव जाना चाहिए। हर किसी को अपना गांव होता है, गांव में घर होता है, खेती होती है। अगर नहीं भी होता है तो ऐसे जगह पे ही घूमने के लिए जाए कि आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाओगे। पक्ष्यांचे चिवचिवणे, थवे न्याहाळणे। पक्ष्यांचे चिवचिवणे मीन्स क्या, बर्ड जो आवाज़ करते हैं वो। थवे न्याहाळणे मीन्स बर्ड एक साथ उड़ते हैं तो उनको देखना भी काफ़ी मज़ा आता है वो सब देखने के लिए। तसेच जंगलातील विविध पशूंचे आवाज़, पशु मीन्स क्या, प्राणी, तो उनकी आवाज़ सुनना, उसके बाद ऐकणे हा मोठा मजेशीर अनुभव असतो। मोकळे आकाश, वाहती नदी आणि झाडे आपल्यासाठी गमतीचा नजरानाच आणत असतात, त्याची मजा तुम्ही लुटली पाहिजे। तो देखिए, आप में से भी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, लेकिन जिनको पॉसिबल है उनको सच में करना चाहिए। काफ़ी अच्छा होता है कि अगर हम गाँव में जाते हैं, वहाँ तो जगह होती है, इसके लिए ईजिली हम लोग आसमान, खुला आसमान देख सकते हैं, नदी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जिनको देखकर ही मन अच्छा हो जाता है, लेकिन ये शहर में हमें नहीं मिल पाता है। माझ्यापुरते बोलायचे तर मी अभ्यासामध्ये काही फारसा चांगला नव्हता, तो अभी उन्होंने स्टार्ट किया है कि वो बचपन में कैसे थे पढ़ाई लिखाई में। मला खेळायला मात्र आवडायचे आणि बॅडमिंटनची आवड मला लहान वयातच लागली होती। तो देखिए, ओ, जब वो छोटे थे तभी से उन्हें ये समझ में आया था कि उनकी पसंद क्या है। मीन्स उन्हें बैडमिंटन खेलना काफ़ी पसंद था। निरनिराळे चषक मीन्स जो ट्रॉफीज होती है, ढाली घेतलेले माझे कितीतरी फोटो तुम्ही पाहिले आहेत ना। सातत्याने परिश्रम करूनच मी विजेता खिलाड़ू हो शकलो, क्योंकि खिलाड़ी होना, स्पोर्ट पर्सन होना भी आसान नहीं है। अगर आप किसी भी स्पोर्ट को पसंद करते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल या फिर एक अच्छा खिलाड़ी बन सकते हो। आंतरराष्ट्रीय सामन्यात आपल्या देशाचे मी प्रतिनिधित्व केले, मला अर्जुन पुरस्कार मिळाला। तुम्ही कोणता ना कोणता खेळ खेलनाच पाहिजे। ऐसा नहीं है देखिए कि हर कोई किसी इंडियन टीम में शामिल हो जाएगा और देश के लिए ही खेल पाएगा, लेकिन आपको अगर पसंद आता है तो आप ज़रूर खेलिए, उसे खेलना ज़रूर चाहिए। एटलीस्ट कोई भी खेल, ऐसे नहीं है कि बैडमिंटन या क्रिकेट जो चलते हैं वही खेल हमें खेलने चाहिए। जो भी आपको पसंद है उन्हें आप खेल सकते हैं। मग तो क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, असा तुम्हाला जो कोणता आवडत असेल तो खेळ असू दे, क्योंकि देखिए खेलने से जो हमारी एक्सरसाइज होती है फिजिकली मेंटली, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है हमारे हेल्थ के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है देखिए कि खेलना चाहिए। आपको टीचर्स भी बोलते होंगे कि आप खुली मैदान में, ग्राउंड में जाके खेलिए, घर में बैठने से अच्छा है। खेळ खेळण्यामुळे आपल्या आयुष्यात शिस्त येते, कोणत्याही प्रसंगाचा सामना कसा करायचा, अगदी हरावे लागले तरी कसे हरायचे, ते खेळ आपल्याला शिकवतात। जिंकलो तर जिंकण्याचा आनंदही मिळवून देतात, क्योंकि जब आप खेल खेलना स्टार्ट करते हो ना तो कई सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए आ जाती है। अगर आप टीम में खेलते हो तो टीम के साथ कैसे मिलजुल के आपको खेलना है ये आप सीख जाते हो, मेहनत किस तरीके से करनी है ये सीख जाते हो। शिस्त क्यों कहा है यहाँ पे कि स्ट्रिक्ट, अगर कोई कोच होता है या फिर जो भी आपको सिखाने वाले होते हैं उनका फिक्स टाइमिंग होता है कि आपको इतने बजे आना है, यहाँ पे खेलना है, रोज़ की प्रैक्टिस करनी है, तो एक डिसिप्लिन आ जाता है इंसान में। तो इसीलिए खेलना ज़रूरी होता है। प्रत्येकाने दररोज थोड़ा व्यायाम केलाच पाहिजे, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया आजकल। मला वेळ नहीं हे सबब सांगू नका। कई सारे बच्चे बड़े सब यही बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, स्कूल में जाते हैं, हम लोग जॉब पे जाते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है। वेळ नाही म्हणून जेवण करायचे रहते का? आपके पास टाइम नहीं है इसके लिए आप खाना छोड़ते हो क्या? नहीं। सोना छोड़ते हो क्या? नहीं। टीवी देखना, मोबाइल देखना छोड़ते हो क्या? नहीं। तो फिर एक्सरसाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा भी समय आपको मिलता है तो उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर आप खेल भी सकते हो। दोन्ही जेवणासाठी कसा बरोबर वेळ मिळतो? मी म्हणतो ते पटते का तुम्हाला? जर काहीच व्यायाम झाला नसेल तर आज वयाच्या 66व्या वर्षीसुद्धा मला जेवावेसे वाटत नहीं, क्योंकि उनकी रोज़ की आदत होती है। जो प्लेयर्स वगैरह होती है उनकी रोज़ की ये आदत होती है कि उन्हें एक्सरसाइज करनी ही होती है। अगर किसी दिन नहीं करते तो उन्हें अजीब सा फील होता है। तो यहाँ पे लेखक ने भी यही कहा है कि आज मैं 66 ईयर का हूँ, लेकिन फिर भी जब एक्सरसाइज नहीं हो पाती है तो मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है। तुम्ही जसे मोठे व्हाल, शाळेतून कॉलेजात जाल तसा तसा तुम्हाला कमीच वेळ राहणार आहे, क्योंकि हमारी ॲक्टिव्हिटीज बढ़ जाती है, हमारी पढ़ाई बढ़ जाती है। पण तरी तुम्ही व्यायामासाठी तास 2 तास काढलेच पाहिजे। मग तो व्यायाम खुल्या मैदानावरील असो, एखाद्या क्लबातील असो, किंवा खास व्यायामासाठीच असलेल्या जिममधला असो। अभी सिटी में तो ग्राउंड नहीं मिलेगा हर रोज़, मिलता है तो अच्छी बात है कि आप वहाँ पे जाके कर सकते हो, लेकिन नहीं मिलता है तो किसी जिम में जाके, क्लब में जाके आप वहाँ पे क्या कर सकते हो? एक्सरसाइज कर सकते हो। ऐसा लेखक ने उनके नाती पोती जो थे उन्हें बताया है, लेकिन ये सबके लिए भी संदेश है
कि आपको खुले मैदान में खेलना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, खाना ठीक से खाणं चाहिए. आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट शाळा कॉलेजांमध्ये शिकवणे येत नसते, होय ना. हर चीज़ आपको बुक में ही मिलेगी ऐसा नहीं होता है. म्हणून तुम्ही जसे मोठे व्हाल तसे तुम्ही आपले स्वतःचे शिक्षक व्हा, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना अच्छा लगता है या फिर आपको क्या करना पसंद नहीं है. तो उस हिसाब से आप ज़िंदगी अगर जियोगे तो आप खुद के ही टीचर बन जाओगे, जो कि आपके लिए भी अच्छा होगा. टेनिसमध्ये एखादा चेंडू रेषेच्या आत आहे की बाहेर हे आपणच पडताळून पाहतो आणि त्याप्रमाणे तो खेळायचा की सोडून द्यायचा हे ठरवतो ना. तसेच प्रत्यक्ष आयुष्यामध्ये देखील आपल्याकरिता चांगले काय आणि वाईट काय हे तुम्हाला कळले पाहिजे. कोई आके आपको बताएगा कि ये अच्छा है, ये करो, ये बुरा है, मत करो. इतने हम लोग छोटे भी नहीं होते हैं या फिर हमारे पास दिमाग नहीं होता है क्या, हमें सब कुछ समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो वो भी थोड़ा सा सोच लीजिए. ऐसा नहीं है आपके फ्रेंड कुछ भी आपको बताएंगे बुरा करने के लिए, तो आपके पास भी तो दिमाग है, आपको भी तो सोचना चाहिए कि हमें करना है या नहीं है. तो वही उन्होंने भी कहा है. म्हणजेच तुम्ही स्वतःवर अवलंबून राहायला शिकले पाहिजे, स्वावलंबी झाले पाहिजे. स्वावलंबी मीन्स डिपेंडेंट. खुद के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए. अपना खुद का काम खुद करिए या फिर जो आपको अच्छा लगता है वही कीजिए. कोई आपको करने के लिए बोलता है इसके लिए मत कीजिए. आता आपण तिसऱ्या सहस्त्रकामध्ये प्रवेश केला आहे. संपर्क माध्यमे, दळणवळण आणि संदेशवहनाचा आवाकाही वाढतो आहे. संपर्क माध्यमे मीन्स कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन अगर हम कहेंगे या फिर जो डिजिटल आजकल सब जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं, इंटरनेट हो, मोबाइल हो, ये सारी चीज़ें, तो इनके कारण क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सारी चीज़ें बढ़ चुकी है. तो इसके कारण सारी चीज़ें हमें आसान भी हो रही है अभी. आता आपल्या घरी बसल्या जागी हवी ती माहिती तुम्हाला ईमेल आणि इंटरनेटद्वारे मिळू शकते. पहले ऐसे नहीं होता था. मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो हर चीज़ के लिए बुक्स देखने पड़ते थे. लेकिन आजकल ऐसे नहीं है. हमारे हाथ में मोबाइल होता है, घर में किसी के पास मोबाइल होता है, हम लोग विदिन अ मिनिट सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. तरीही तुमच्या मित्रांशी व कुटुंबियांशी असलेला आपला व्यक्तिगत संपर्क तुटू देऊ नका. अगर मोबाइल पे भी अगर आपकी बात होती तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी के साथ मिलना ही नहीं है. अगर पॉसिबल है तो सबके साथ आप मिल सकते हैं. या नव्या सहस्त्रकासाठी तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा. सप्रेम तुमचा आजोबा. तो इस तरीके से उन्होंने ये लेटर लिखा है अपने पोती पोतियों के लिए कि उन्हें जो अच्छी चीज़ें उनके पास है, उनका जो भी एक्सपीरियंस था वो शेयर करना था, इसके लिए उन्होंने ये लेटर लिखा है. आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.